और जुड़ते जाइए। स्वागत है आप सभी का। स्वागत है, जुड़ते जाइए, सभी जुड़ते जाइए। सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? ओके रिपोर्ट। चलो शुरू करते हैं। हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्तों को आप लिंक शेयर करके बुला सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार, और ये जीके का सेक्शन जो है हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करें क्लास। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। टाइमिंग का आप सभी को पता ही है। टाइमिंग का रोज़ क्लास का है, लाइव क्लास का टाइमिंग रोज़ रात में 9 बजे से क्लास होती है। मॉर्निंग में रोज़ रात में 9 बजे से क्लास होती है, सुबह 6:30 बजे से क्लास होती है और दोपहर 1 बजे से क्लास होती है। आप सभी क्लासेस में आ सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें जिससे वो भी क्लास में आ सकें। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडियो क्लियर है? चलिए तो शुरू करें क्लास। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछा गया है आपसे? सर्वाधिक जैव विविधता इनमें से कहां पर पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता जो है वह कहां पर पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सर्वाधिक जैव विविधता इनमें से कहां पर पाई जाती है? 4 ऑप्शन है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शंकुधारी वन या उत्तर ध्रुवीय वन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। वर्षा वन जो है, ये आप ऑप्शन नंबर वर्षा देखकर भी इसका आंसर लगा सकते थे। जहाँ पर वर्षा होती रहती है, जहाँ पर पानी एकत्र रहता है, वहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी जो है अलग देखने को मिलेगी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है वह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या है? इनमें से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वैश्विक विरासत का वन। कौन सा वन है? 4 ऑप्शन है आपके पास में, चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए। ये रहा चौथा ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो सकता है? अरविंद। ओके जी अरविंद। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वैश्विक विरासत का वन पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। राइट आंसर है प्रश्न के लिए पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। राइट आंसर है प्रश्न के लिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्राकृतिक संतुलन को तय करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? प्राकृतिक संतुलन को तय करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? प्राकृतिक संतुलन को तय करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संतुलन को तय करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है प्रश्न के लिए प्राकृतिक संतुलन को तय करने का सबसे बड़ा कारण है मानव की गतिविधियाँ। मानव की गतिविधियाँ अगर सही रहेंगी तो प्रकृति में संतुलन बना रहेगा।
पेड़ काटेगा, बाढ़ आएगी, वर्षा नहीं होगी, दोनों स्थितियां बन सकती हैं। नदियों को रोकेगा, जल स्तर ज़्यादा एक जगह पर एकत्रित होगा, धीरे धीरे बांध के कारण अंदर वाली मिट्टी जो है नरम होते जाएगी, है ना। कहीं पर जल स्तर बढ़ेगा, कहीं पर जल स्तर कम रहेगा, अलग अलग तरीके से होता है। देखिए, कोई चीज़ अगर अच्छी होती है तो उसकी एक खामी भी होती है। बांध अगर पानी एकत्रित करके ज़्यादा समय तक सिंचाई को व्यवस्था को चलाने के लिए होता है तो वो बांध कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी होता है। प्रकृति को काटना, प्रकृति को बदलना, दोनों ही नुकसानदायक है। तो प्रकृति के संतुलन को तय करने का प्रमुख कारक कौन है? तो मानव की गतिविधियाँ। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा मानव की गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता किस पर निर्भर करती है? तालाब में जो तालाब का एक अपना इकोसिस्टम होता है, उसमें स्थिरता जो है वह किस पर निर्भर करती है? ताल पारिस्थितिकी तंत्र में जो उस तालाब का पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता जो होती है वह किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करते चलें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तालाब के जो अपना उसका खुद का पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें स्थिरता कैसे निर्भर करती है? तो स्थिरता जो है जो उत्पादक और उपभोक्ता इन दोनों पर ही निर्भर करती है। जितनी चीज़ बन रही होगी उतनी चीज़ का उपभोग भी होना चाहिए, नहीं तो अगर ये चीज़ ज़्यादा हो गई और ये चीज़ कम हो गई, दोनों स्थिति दिक्कत है। कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, दोनों एकदम बराबर। जितना उत्पादन उतना उपभोग, तब स्थिरता जो है बराबर चलती रहेगी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ताल पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता किस पर निर्भर करती है? तो उत्पादकता और उपभोक्ता इन दोनों पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर करते चलें। तो पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण जो है वनों का उन्मूलन, वनों की कटाई। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वनों की कटाई पारिस्थितिक असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है। राइट आंसर है। वीडियो को शेयर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा सिद्ध हो सकता है? इनमें से कौन जैव विविधता के लिए खतरा है? राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन जैव विविधता के लिए एक खतरे के रूप में है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से कौन बायोडाइवर्सिटी के लिए एक खतरा है? खतरा क्या, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करता है। कौन बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश और झूम खेती। झूम खेती का मतलब क्या होता है? बड़े स्तर पर जो जंगल रहते हैं उन जंगल को काट कर वहां पर खेती योग्य फसल योग्य तैयार करना भूमि, तो ये झूम खेती है। तो वो भी जंगल काटना भी एक प्रकार से प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश के स्तर में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है जैव विविधता के लिए एक खतरनाक स्थिति है। राइट आंसर है। वीडियो को शेयर करते चलिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो इनमें से कौन सी होती हैं? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? रेड डाटा बुक इनमें से किसके बारे में जानकारी देती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? रेड डाटा बुक इनमें से किसके बारे में जानकारी देती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करते चलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक उनके बारे में जानकारी देती है जो कैसे हो गए हैं, तो जो संकटापन्न हैं, है ना,
खतरे में है, संकटापन्न है, खतरे में है, तो रेड डाटा बुक जो संकट में है उनके बारे में जानकारी देती है। सही उत्तर हो जाएगा संकटापन्न जीव जंतुओं के बारे में रेड डाटा बुक जानकारी देती है। वीडियो को शेयर करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक इनमें से किसका विवरण दिया गया है? रेड डाटा बुक में जो है, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है और यहाँ पर रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। बताइए रेड डाटा बुक में किसके बारे में जानकारी दी गई है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? रेड डाटा बुक में किसके बारे में जानकारी दी गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रेड डाटा बुक में संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं के बारे में जानकारी दी गई है। ऑप्शन नंबर, संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं के बारे में जानकारी हमें रेड डाटा बुक में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा धान का खेत। धान के खेत में पानी भी होता है, ऊपर धान भी रहती हैं, तो पानी वाला पानी, ऊपर वाला ऊपर, है ना, तो दोनों जल, वायु, थल, दोनों तीनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो ये अपने आप में एक अपना इकोसिस्टम बनाता है। तो धान का खेत जो है यह एक कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित प्राकृतिक ना होकर कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र इनमें से कौन सा है? पृथ्वी का विशालतम इकोसिस्टम इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का विशालतम इकोसिस्टम इनमें से कौन सा है? पृथ्वी का विशालतम इकोसिस्टम इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र जो है यह जलमंडल है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जलमंडल। बहुत बढ़िया अरविंद। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है यह कहां पर स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करते चलें। राइट आंसर क्या है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है यह कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है यह देहरादून में है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। राइट आंसर है क्या हो जाएगा? देहरादून सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या है? राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन इनमें से कहां पर हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन इनमें से कहां पर हुआ था? राइट आंसर क्या है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन इनमें से कहां पर हुआ था? सही उत्तर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है यह हुआ था रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, रियो डी जेनेरो। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर करते चलिए अपने अपने ग्रुप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन इनमें से कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? इनमें से कौन सा सबसे स्थिर इकोसिस्टम है? पारिस्थितिक तंत्र है या परितंत्र है? इनमें से कौन सा सबसे स्थिर इकोसिस्टम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे स्थिर इकोसिस्टम है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र जो है यह महासागर है ना। महासागर सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र में आता है। राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? इकोसिस्टम की संकल्पना को जो है किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर क्या है? इकोसिस्टम की जो परिकल्पना है उसको किसने प्रतिपादित किया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ये दिया है ग्रीनेल्स ने, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग्रीनेल्स। राइट आंसर है। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। तो यहां पर ग्रीनेल्स प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जो हैं इनको हम मरुद्भिद कहते हैं। और मरुद्भिद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। ऑप्शन नंबर जीरोफाइट प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? कौन सा काम पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? पर्यावरण की दृष्टि से कौन सा इनमें से कृषि कार्य जो है उपयुक्त है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त इनमें से काम कौन सा है? तो कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि, कार्बनिक कृषि प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल काम है ये ऑर्गेनिक कृषि, कार्बनिक कृषि। राइट आंसर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं ऐसे पौधे जो निर्भर होते हैं किस पर? एपीफाइट्स किस पर निर्भर होते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? एपीफाइट्स बहुत अधिक
विकसित होते हैं और ये निर्भर होते हैं किस पर? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? एपीफाइट्स किस पर निर्भर होते हैं? सही उत्तर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए। तो शाब्दा, वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते चलें। राइट आंसर क्या है? एपीफाइट्स किस पर विकसित होते हैं? तो एपीफाइट्स यांत्रिक मदद के लिए। जब तक किसी का सहारा नहीं मिलेगा वो चढ़ेंगे नहीं, ऊपर बढ़ेंगे नहीं। राइट आंसर है एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होते हैं और ये ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर यांत्रिक मदद के लिए निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण 24 परगना का सजने खली जंगल। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मैंग्रोव की खेती के लिए प्रसिद्ध इलाका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का अनुपात जो है वह कितना होना चाहिए? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का अनुपात कितना होना चाहिए? राइट आंसर क्या है? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का अनुपात कितना होना चाहिए? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का अनुपात कितना होना चाहिए? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का अनुपात जो है यह होना चाहिए। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है 33.3%। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है 33.3%। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 33.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है? राइट आंसर क्या है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सौर ऊर्जा को सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं? बताओ। राइट आंसर क्या है? सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन करता है? तो ये करते हैं हरे पौधे। हरे पौधे जितना करते हैं उतना कोई भी नहीं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण करता कौन है? हरे पौधे। हाइड्रोफोनिक्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोनिक्स का मतलब क्या होता है? राइट आंसर क्या है? हाइड्रोफोनिक्स का मतलब क्या होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोफोनिक्स का मतलब होता है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि। सही उत्तर है प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायु में जीवन नहीं है लेकिन पर्यावरण के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर सी वायु प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अजैव, उदाहरण अजैव राइट आंसर है प्रश्न के लिए। जिसका भी गलत हुआ है सही करते जाइए, और जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। गौरव शर्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा मरुद्भिद श्रेणी में आता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा पौधा जो है वह मरुद्भिद की श्रेणी में आता है? कौन सा पौधा मरुद्भिद की श्रेणी में आता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? कौन सा पौधा मरुद्भिद की श्रेणी में आता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? हाँ जी, सही उत्तर प्रश्न का कौन सा पौधा मरुद्भिद की श्रेणी में आता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा करील। एक कटीला पौधा है, देखने में इसकी पत्तियाँ नीम के पत्ती के जैसी होती हैं और बहुत ही छोटा झाड़ी नुमा ये पेड़ होता है। राइट आंसर है करील का पेड़ जो है यह मरुद्भिद पौधों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? हाइड्रोफाइट जो हैं ये किसे कहते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोफाइट ये कहलाते हैं जलीय पौधे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट की श्रेणी में रखा गया है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा इनमें से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? क्या उत्तर हो जाएगा? सौर ऊर्जा जो है यह किससे प्राप्त होती है? राइट आंसर क्या है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, नाम हमें पता है, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम इनमें से किस की श्रेणी में आते हैं? कौन सा ऑप्शन फॉलो करेंगे हम? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बकरी का मांस खाने वाले इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉलो करेंगे? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? बकरी का मांस खाने वाले इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉलो करेंगे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अगर हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मृदा अपरदन को आप कैसे रोक सकते हैं? मृदा अपरदन को आप कैसे रोक सकते हैं? राइट आंसर क्या है? मृदा अपरदन को आप कैसे रोक सकते हैं? सही उत्तर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो वनों को रोपकर, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वनों को रोपकर, वन उगाकर मृदा अपरदन जो है वह रोका जा सकता है। सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए, वनों को उगाकर। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा परितंत्र है? संसार का सबसे बड़ा परितंत्र इनमें से
कौन सा परितंत्र है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? संसार का सबसे बड़ा परितंत्र इनमें से कौन सा परितंत्र है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है सबसे बड़ा परितंत्र सागर है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सागर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मिर्मेकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है जो कुछ पुष्पी पादपों और किसके बीच का होता है? मिर्मेकोफिली जो है कुछ पुष्पीय पादप और इनमें से किसके बीच का एक प्रकार से संयोजन होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिर्मेकोफिली पुष्पी पादप और किसके बीच का संयोजन है मिर्मेकोफिली? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चींटियाँ जो परागण के लिए पुष्पों की मदद करती हैं तो उसे हम मिर्मेकोफिली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर पुष्पी पादप और चींटियों के बीच का राइट आंसर है प्रश्न के लिए। जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर इनमें से क्या होता है? अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर इनमें से क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? अधिपादप वैसे स्थानों पर पाया जाता है जहां पर क्या होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो अधिपादप जहां पूरे वर्ष भर वर्षा होती रहती है वहां पर पाए जाते हैं। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए जहां पर पूरे वर्ष भर वर्षा होती रहती है अधिपादप जो हैं वह वहां पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण जीव जंतु मर जाएंगे? यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो इनमें से किसकी कमी के कारण सभी जीव जंतु जो हैं वो मर जाएंगे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? हाँ जी, सही उत्तर। राइट आंसर क्या है? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन की कमी के कारण जीव जंतु जो हैं वो मर जाएंगे। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र इनमें से किसका लक्षण है? न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र इनमें से किसका मिश्रण है? किसका लक्षण है? छोटी पत्तियां और धसे हुए रंध्र इनमें से किसका लक्षण है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाना। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो न्यूनीकृत पत्तियां मतलब छोटी पत्तियां और धसे हुए रंध्र शुष्कोभित के लक्षण हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए शुष्कोभित के लक्षण हैं। सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। हाँ जी, जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मैंग्रोव वनस्पति के मुख्य घटक क्या हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक इनमें से क्या है? राइट आंसर जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव वनस्पति के मुख्य घटक। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ये क्या है? राइजोफेरा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राइजोफेरा। राइट आंसर क्या है? मैंग्रोव वनस्पति के मुख्य घटक क्या है? राइजोफेरा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपके सामने। समुद्र किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है?
समुद्र के किनारे की वनस्पति गौरव शर्मा क्या कहलाती है? समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है? राइट आंसर, हाँ जी, समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते चलें। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा समुद्र के किनारे की वनस्पति जो है, इन्हें हम लवणोद्भिद कहते हैं, क्योंकि समुद्र का जल लवणीय होता है और उनके किनारे उगी हुई वनस्पति जो है लवणोद्भिद की श्रेणी में आती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं? मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन जो हैं, इनमें से किस स्थान पर पाए जाते हैं? मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कौन से स्थान पर पाए जाते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन जो हैं, ये सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? बाढ़ को इनमें से कैसे रोका जा सकता है? बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बाढ़ को नदियों पर बांध बनाकर रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नदियों पर बांध बनाकर। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं? मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं? सही उत्तर क्या है? मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मृदा अपरदन को हम वनों को उगाने के द्वारा रोक सकते हैं, क्योंकि वन जो है, पेड़ पौधे जो हैं, मिट्टी को उनकी जड़ें जो हैं अच्छे से पकड़ के रखती हैं पेड़ पौधों की, जिससे मृदा अपरदन नहीं हो पाएगा। राइट आंसर है, वनों को उगाकर हम मृदा अपरदन रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वायु और जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? वायु और जल की क्रिया के द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? बतलाइए। राइट आंसर, वायु और जल की क्रिया के द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वायु और जल के द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? सही उत्तर क्या है? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसे हम बोलते हैं अपर्दन। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं अपर्दन। राइट आंसर है प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? किसी परितंत्र में राइट आंसर सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? तो याद रखिएगा, किसी भी परितंत्र में सबसे ज़्यादा संख्या प्राथमिक उत्पादकों की होती है। पेड़ पौधे घास फूस सबसे ज़्यादा होते हैं, है ना? तो प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है?
परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है? राइट आंसर क्या है? परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आप देख ही रहे हैं, सूर्य का प्रकाश राइट आंसर है। किसी परितंत्र में उत्पादकों का काम क्या होता है? किसी भी परितंत्र में उत्पादकों का क्या काम होता है? किसी भी परितंत्र में उत्पादकों का क्या काम होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? किसी भी परितंत्र में उत्पादकों का क्या काम होता है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो उत्पादक जो होते हैं, घास फूस पेड़ पौधे, ये क्या काम करते हैं? ये सूर्य की ऊर्जा को पकड़ते हैं और उनको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए सूर्य की ऊर्जा को पकड़ना और उन्हें रासायनिक ऊर्जा में बदल देना। अगला प्रश्न है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता इनमें से कौन होते हैं? किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जो हैं, इनमें से कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी भी श्रेणी में या श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता इनमें से कौन होते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? प्राथमिक उपभोक्ता इनमें से कौन होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता सदैव शाकाहारी होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। खाद्य श्रृंखला इनमें से कैसे बनती है? खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है? राइट आंसर क्या है? गौरव शर्मा, खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादक, उपभोक्ता और जो बचा हुआ है उसके लिए अपघटक करने वाले। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों से मिलकर बनती है। निम्न में से कौन सा परितंत्र का अजीवीय घटक है? कौन इनमें से परितंत्र का अजीवीय घटक है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करते चलिए। परितंत्र का अजीवीय घटक कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। तो परितंत्र का अजीवीय घटक जो है जल है। जल है तो कल है, जल में जीवन नहीं है लेकिन जल ही जीवन है ना। जल अपने आप में जीवन नहीं है लेकिन जल के बिना भी जीवन नहीं है, अजीवीय घटक है। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, एक है जैविक घटक और एक है अजैविक घटक। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जैविक और अजैविक घटक। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली जो है यह सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? क्या उत्तर हो जाएगा? पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली सबसे पहले टेंसले ने प्रस्तुत की थी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है? स्वपरिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वपरिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? स्वपरिस्थितिकी का अभिप्राय इनमें से क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? गौरव तो शाब्दा, स्व
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा स्वपरिस्थिति का मतलब होता है व्यक्तिगत जीवधारी का परिस्थितिक अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पेड़ पौधों का तो मतलब पेड़ पौधों का, वनस्पति का तो मतलब वनस्पति का, जल संबंधित तो मतलब जल संबंधित, पर्टिकुलर किसी जीव जंतु का तो जीव जंतु का, तो मतलब व्यक्तिगत जीवधारी के परिस्थिति का अध्ययन जो है यह स्वपरिस्थितिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है परिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। परिस्थितिकी जो है वह किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होती है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लास रोज होती है, आप पर डे आ सकते हैं। राइट आंसर क्या है, परिस्थितिकी जो है इनमें से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। राइट आंसर तो यह जीव और वातावरण के बीच का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपके सामने है परिस्थितिकी शब्द सबसे पहले प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है। परिस्थितिकी शब्द सबसे पहले प्रतिपादित करने का श्रेय जो है यह किसे जाता है, क्या उत्तर हो जाएगा। परिस्थितिकी शब्द सबसे पहले प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये जाता है रिटर को, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रिटर नामक वैज्ञानिक परिस्थितिकी शब्द का सबसे प्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है इमारत में ईंटें जीवों में किसके समान होती हैं। इमारत में ईंटें जीवों में किसके समान होती हैं। इमारत में ईंटें जीवों में किसके समान होती हैं, सही उत्तर क्या है चलिए देख लेते हैं। तो इमारत में ईंटें जो हैं जीवों में कोशिकाओं के समान होती हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। कौन सा एक कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है जो, तो यह कौन सा है, तो यह है ऑप्शन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। कौन से कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए। कौन से कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए। वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ जी। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए कोशिका अंगक लाइसोसोम से बनता है, वह है गोल्जी कॉय, ऑप्शन नंबर गोल्जी कॉय प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए इनमें से किस में मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है वह किस में मिलता है, क्या उत्तर हो जाएगा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है वह किस में मिलता है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। सही उत्तर न्यूक्लियस के बाहर डीएनए किस में मिलता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है। पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक इनमें से जी
सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक इनमें से क्या है? तो कैल्शियम प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है कैल्शियम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन एक अर्ध पारगम्य है? क्या उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देख लेते हैं। तो कोशिका अंगकों में से कौन सा अर्धपारगम्य है? तो कोशिका झिल्ली प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली ऑप्शन नंबर ए अर्धपारगम्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। आपको बताना है कोशिका का जीवित अंश जो जीव द्रव्य कहलाता है यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका का जीवित अंश जो जीव द्रव्य कहलाता है यह किससे मिलकर बनता है? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास रोज होती है, आप प्रतिदिन आ सकते हैं। अपने दोस्तों को लिंक शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें। हाँ, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जीव द्रव्य है और यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी कोशिका है? राइट आंसर क्या है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी कोशिका है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहां पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है यह हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, हैदराबाद। हाँ जी, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें।